मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद आज राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आज जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजस्थान में 33 साल बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसके अलावा आज 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो जयपुर के राजघराने से हैं और जयपुर के आखिरी महाराजा की मानसिंह द्वितीय की पोती हैं। वो 2013 में पहली बार चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा में आई, जबकि 2019 में राजसमंद से लोकसभा पहुंची। राजस्थान में दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे प्रेमचंद बैरवा। 54 साल के बैरवा भी जयपुर जिले के ही दुदू विधानसभा सीट से चुनाव जीते। आज के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि खास तौर से पीएम मोदी का धन्यवाद करना और उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी और हमारे बैरवा जी दोनों उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और मैं सोचता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है। और इस खुशी के मौके पर पूरे प्रदेश भर के लोग वहां पहुंचेंगे। जनता आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करने भी आएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। 2019 में पुणे सीट बीजेपी नेता गिरीश बापट ने जीती थी। ये सीट मार्च 2023 से गिरीश बापट के निधन के बाद से खाली हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव नहीं कराने की दलीलें देने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। पिछले 10 महीनों से पुणे लोकसभा सीट का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बीजेपी नेता गिरीश बापट के मार्च 2023 में हुए निधन के बाद उम्मीद थी कि यहां उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां अभी तक चुनाव नहीं करवाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तुरंत चुनाव कराने के निर्देश चुनाव आयोग को दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए। कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने स्वागत करते हुए जल्द चुनाव की मांग की है। साथ ही सत्ताधारी दल चुनाव से घबराया है, इसलिए चुनाव नहीं चाहता, ये आरोप भी लगाया। देखिए, देश में 4 लोकसभा की सीटें खाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे बाई इलेक्शन को लेकर कुछ टिप्पणियां की है, गंभीर टिप्पणियां हैं और हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है। अगर जनप्रतिनिधित्व कानून को देखा जाए, अगर संविधान को देखा जाए, कोई भी चुनावी क्षेत्र बहुत लंबे समय तक अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह सकता। उसका प्रतिनिधित्व किसी न किसी को करना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव जो कराने चाहिए थे 4 जगह है, चंद्रपुर, पुणे, आई थिंक हरियाणा में एक जगह है और यूपी में कोई सीट खाली हुई है, तो ये चुनाव क्यों नहीं कराए? बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का पुणे लोकसभा पर बहुत आश्चर्यजनक रुख दिखाई दिया। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीट मार्च 2023 में खाली हुई है और लोकसभा चुनाव मई 2024 में प्रस्तावित है, जिस पर कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। कोर्ट ने कहा, पुणे में चुनाव नहीं कराना पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो तो चुनाव को टाला जा सकता है, भले ही लंबे समय के लिए ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए टाला जरूर जा सकता है। लेकिन पुणे में ऐसी कोई स्थिति खराब ना होने के बाद भी यहाँ पर चुनाव समय पर नहीं हो रहे, ये समझ के परे है। उधर कोर्ट के आदेश के बाद सत्ताधारी दल ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार है और हमको चुनाव चाहिए। कोर्ट निवडणूक का जो चुनाव होने वाला है वो जल्द से जल्द चाहिए हमको। हमने नहीं रोका था, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से वो रोका गया था। आज हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, कभी भी इलेक्शन कमिश्नर चुनाव जाहिर कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद हम इलेक्शन जीतेंगे, ये हमको उम्मीद है। पुणे लोकसभा के साथ ही चंद्रपुर लोकसभा की सीट भी सांसद सुरेश धानोरकर के निधन के बाद खाली है। सूत्रों के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग चुनौती दे सकता है। नागपुर से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
उधर धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी 10वें दिन भी जारी है। अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। नोटों की गिनती जारी है। देखते हैं हमारे सहयोगी हरिवंश शर्मा की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 9वें दिन रांची और लोहरदगा में उनके घर से कुछ दस्तावेजों के अलावा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों को शक है कि रेडियम रोड वाले घर में करोड़ों के जेवर और कीमती धातुएं छुपी हो सकती हैं। इसलिए अब जियो सर्विलांस सिस्टम से तलाशी ली जा रही है ताकि जमीन के अंदर या तहखानों में कुछ छुपा हो तो वो मिल सके। देखिए, इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यूज़ करती है। ये बेसिकली देखा जाता है कि धरती के नीचे जो मेटल्स हैं उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं इस मशीन के थ्रू। जियोफिजिकल लॉगिंग भी कह सकते हैं, जियोफिजिकल भी है। इसमें वो एक रेज निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो ऑब्जेक्ट हमारा धरती के नीचे होता है उससे टकरा के वापस आता है और एक मॉनिटर पे वो एक स्क्रीन बनाता है, फोटोग्राफ्स देता है कि नीचे में क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। वो ये नहीं बताया कि गोल्ड है कि क्या है, कि आयरन है क्या है। वो एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। वो ऑब्जेक्ट फिर हम लोग कोड़ के उसको निकालते हैं बाहर। ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े छापों में अब तक 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस भारी भरकम रकम को ओडिशा के बलांगीर, संबलपुर और टिटलागढ़ की स्टेट बैंक ब्रांच में जमा कर दिया गया है। तो जो इनकम टैक्स की प्रक्रिया है वो चलेगी, उसमें 2-3 साल का समय लगता है। अभी इनका 10 साल का रीअसेसमेंट होगा, जहाँ जिसके पास से पैसा मिला है उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या नहीं दिया है, ये अपरेंटली हमको दिख रहा है, क्योंकि अमाउंट 350 करोड़ का मैंने सुना, लेकिन अभी क्या है और क्या नहीं है, इनके पास क्या कागज पत्र पकड़ा है, क्या कागज पत्र नहीं पकड़ा है, वो नहीं जानते हैं ना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से कैश का भंडार मिलने के बाद उनकी कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आय के स्रोत के साथ कई और जानकारियां भी धीरज साहू की कंपनी से मांगी गई हैं। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बिहार की तस्वीर बदलने जा रही है। वहां चल रहे इन्वेस्टमेंट समिट में अदानी समूह ने बड़े निवेश का ऐलान किया है। अदानी समूह राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, यानी जो विकास होगा वो चौतरफा होगा। तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। अदानी समूह ने बिहार में बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया है। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेते हुए अदानी एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अदानी ने घोषणा की कि अदानी समूह बिहार में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है। इस निवेश से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश अलग अलग क्षेत्रों में होगा। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3,000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8,700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वैसे अदानी समूह बिहार में पहले से मौजूद है और इसने राज्य में 850 करोड़ का निवेश भी किया है। अब यह निवेश 10 गुना बढ़ाने की तैयारी है। इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के वित्त मंत्री और आला अफसर भी मौजूद थे। प्रणव अडानी ने याद किया कि नीतीश कुमार से अदानी समूह का एक पुराना रिश्ता भी है।
उन्होंने 2003 में मुंद्रा तक रेल लिंक का उद्घाटन किया था। अगर बिहार के डेवलपमेंट प्लान्स का जिक्र करूं तो साइकिल एंड यूनिफॉर्म स्कीम, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल एंड फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। इसी तरह जीविका योजना से वुमेन्स की इनकम और लाइफ स्टैंडर्ड में काफी सुधार आया है। हर घर में पीने का साफ पानी और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है। बिहार के लिए अदानी समूह के पास बड़ी योजनाएं हैं। गोदामों में अदानी समूह 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इनसे 2000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा 6 शहरों पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अरेरिया में सिलो स्टोरेज क्षमता 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2.25 लाख मेट्रिक टन करने की योजना है। इसके अलावा अदानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड 900 करोड़ के निवेश के साथ काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा कंपनी गया और नवादा में गैस वितरण का नेटवर्क बढ़ाने जा रही है। गया और नवादा में कंपनी 200 करोड़ रुपए इसके लिए लगाने जा रही है। इससे भी 1,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। अदानी समूह की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हो रही। प्रणव अदानी ने यह भी कहा कि बायोगैस उत्पादन और ईवी चार्जर के क्षेत्र में भी कंपनी काम करेगी। बिहार में बायोगैस प्लांट और ईवी चार्जर भी लगेंगे। इससे भी 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी बिहार में अदानी विल्मर को भी ला रही है। सासाराम और रोहतास में धान प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। इस पर 800 करोड़ का निवेश होगा और 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी स्मार्ट मीटर निर्माण के क्षेत्र में भी यहां कदम रखने जा रही है। सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली में इसकी यूनिट लगेंगी। इस पर 3100 करोड़ के निवेश की बात है। 28 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और 2000 लोगों को काम मिलेगा। बिहार में सीमेंट उत्पादन पर भी कंपनी का ध्यान है। वारिसलीगंज और महावल में सीमेंट प्लांट लगेंगे। इनमें 2500 करोड़ का निवेश होगा और इनसे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार के लिए ये बड़ा ऐलान है। इसकी मार्फत एक नया औद्योगिक दौर शुरू होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अदानी समूह यहाँ कामकाज की तिमाही रिपोर्ट देगा, यानी हर 3 महीने में बताएगा कि उसने कितना काम किया।